चलें जी, आगे चलते हैं। हमने इम्पेयरमेंट की हमने अभी तक डिस्कशन किया है कि इम्पेयरमेंट जो है वो किसको कहते हैं, सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये चीज़ जो है हमारी इम्पेयरमेंट कहलाती है, जिसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, जहाँ पे हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। ये हमने सारा कुछ देख लिया, सीख लिया। अब सवाल है कि जब भी हमने इम्पेयरमेंट करनी है तो इम्पेयरमेंट के स्टेप्स कौन से होते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। जब भी हम इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे, जो इम्पेयरमेंट के स्टेप्स होंगे वो कौन से होंगे, वो चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो चीज़ हमने यहाँ पे सीखनी है। देखें, इम्पेयरमेंट का मतलब हम कल पढ़ के आए थे, और इम्पेयरमेंट का मतलब हमने देखा था कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं भी किसी भी चीज़ में ख़राबी आ जाना और ख़राबी की वजह से उसकी कीमत में कमी आ जाना, ये क्या कहलाती है, हमारी इम्पेयरमेंट वगैरह कंसिडर हो रही होती है। देखिए जी, एक बंदा जो है जब वो बीमार हो जाता है तो वो अपनी बीमारी का इलाज जब करवाने जाता है तो उसकी बीमारी का इलाज किस तरह से करवाया जाता है कि नंबर वन पे डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसके सिम्टम्स जो है वो देखते हैं कि जी इस बंदे के सिम्टम्स क्या हैं क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर देखता है जी सांस तो नहीं फूल रहा इस बंदे का, गला तो नहीं ख़राब, रंग तो नहीं पीला पड़ रहा, बुखार तो नहीं है, सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स देखने के बाद अगर उसको उन सिम्टम्स के ऊपर शक हो तो वो क्या करता है, वो टेस्ट परफॉर्म करता है। फिर जब वो टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए और उसमें वो बीमारी की तशख़ीस हो जाए, फिर वो क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कर रहा होता है। एक आप अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं ना, तो ये सिम्टम्स, टेस्ट और ट्रीटमेंट जो है ये हमारे इसमें आ रहे होते हैं। सवाल है कि इम्पेयरमेंट का क्या है, तो इम्पेयरमेंट भी सेम है कि जब भी हमने इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट हैं, क्या इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट है, हम सबसे पहले उन इंडिकेटर्स की तलाश करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन इंडिकेटर्स की तलाश करेंगे कि क्या यार इम्पेयरमेंट के कोई निशानात वगैरह मौजूद हैं। जिस तरह हम मरीज़ के सिम्टम्स देखते हैं, एसेट्स में हम क्या देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे। अगर इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हों तो फिर हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। और अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करें और वाकई आ जाए जवाब के इम्पेयरमेंट हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इम्पेयरमेंट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम क्या कर रहे होंगे। तो 3 स्टेप्स जो हैं वो हमने देखने हैं। क्या, सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट तलाश करने हैं। अगर इंडिकेटर्स मौजूद हो तो फिर हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, और जब हम टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने क्या करना है, लेकर चलना है। तो इसमें आते हैं, हमारे पास जब भी हम ज़िले के चलेंगे तो 3 स्टेजेस में हम इम्पेयरमेंट करेंगे, मतलब इम्पेयरमेंट जो है वो 3 स्टेजेस पे होंगी। पहला, इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट देखने हैं, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, फिर हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा क्या, इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट देखना। अब इंडिकेटर्स की मतलब है कि हमने कुछ निशानात देखने हैं, हमने कुछ सिम्टम्स देखने हैं, कुछ मौका महल हालात देखने हैं जो हमें बताएंगे
इसके इम्पेयरमेंट वगैरह चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। अब इसमें ना जब भी हम इंडिकेशंस की बात करते हैं तो दो तरह के इंडिकेटर्स हैं। एक है हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर्स और दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या हैं? ये हमारे पास कंपनी है, जो कंपनी के कंट्रोल में है, जो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ बिज़नेस है, वो मेरे क्या कहलाएंगे, इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होंगे। वो मेरे क्या कहलाएंगे, वो मेरे इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं देखें। इंटरनल इंडिकेटर्स का मतलब है जो एंटिटी के कंट्रोल में है, जो एंटिटी के कंट्रोल में है, जिसको उसके बिजनेस में हो रहे हैं, जिसको वो मैनेज कर सकता है, वो इंटरनल इंडिकेटर्स में आते हैं। कौन कौन से होंगे? एसेट डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जल गया, वायरिंग वगैरह उड़ गई, ये इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। अगर इस तरह कोई भी सीन होगा तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। या एसेट एंटिटी में अब लॉन्गर इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम उसको फर्दर यूज़ नहीं कर रहे, ये भी क्या होगा, हमारा इंटरनल इंडिकेटर होगा। या कंपनी का प्लान है कि इस प्लांट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए या रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए या इसके ऑपरेशंस जो हैं हॉल्ट कर दिए जाएं, तो ये भी क्या है, इंडिकेटर्स है कि यार इसकी इम्पेयरमेंट हो सकती है, क्यों हम इसको बंद कर रहे हैं, क्यों रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, क्यों इसके ऑपरेशंस में कमी आ रही है, ये इसमें आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एसेट की लाइफ में रिडक्शन आ जाए, आपने प्लान किया था एसेट 10 साल चलेगा, 2 साल चलाया, लगा पता भाई इसकी अब तो सिर्फ 3 साल लाइफ बची है, लाइफ में कमी आ जाए, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर। या अगर एंटिटी को लग रहा है कि हमारे एसेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो वर्स है, आप जापानी मशीन लेके आए थे, आपको था कि भाई वो हर साल 5,000 यूनिट्स बनाएगी, चला के देखा भाई वो तो मर के 1500 यूनिट से बना रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से वर्स आ रही है, तो ये भी क्या होगा, इंडिकेटर होगा। अगर ये काम हो रहे हैं, हमें करना पड़ेगा, अगर हमें इस पर कोई चीज़ मिल रही है, ईयर एंड के ऊपर हमें इम्पेयरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि माइट भी मेरे एसेट्स की अब वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो ये इंटरनल इंडिकेटर है, ये सारे विद इन द बाउंड्री है, विद इन द बिजनेस हो रहे हैं। फिर है हमारे पास एक्सटर्नल इंडिकेटर, जो बाहर से हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो हमें बाहर से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एसेट्स की वजह से नहीं है, कंपनी की वजह से नहीं है, जो आउटसाइड द बिजनेस आके हमें आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, एसेट्स की वैल्यू गिर गई, डॉलर रेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई, लॉज रेगुलेशंस चेंज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी मिकास इंजीनियरिंग, ये ठोकर न्याज बेग पे लाहौर में होती है मिकास इंजीनियरिंग, इनका एक डाई कास्टिंग प्लांट था जहाँ पे कास्टिंग होती है। इन्होंने नया प्लांट लगाया, नया फर्नेस लगाया, 2012 की बात है, 12-13 की बात है, यस, नया फर्नेस लगाया था। जैसे ही फर्नेस इंस्टॉल किया, पंजाब गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल लॉ पास कर दिया कि जी आप अब फर्नेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करना तो ये काम करने पड़ेंगे बिकॉज स्मोक फैलती है। अब उसकी वजह से इनका अचानक ही वैल्यू गिर गई, क्यों? एक मार्केट में रेगुलेशन आ गई कि आप फर्नेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कितना इंडिकेटर है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ इंडिकेटर। या कंपनी के नेट एसेट जो हैं वो ज़्यादा हैं और कंपनी की एसेट से कैरिंग वैल्यू जो है कम है, मतलब आपने अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो ये भी इंडिकेटर है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, इवन आया भी हुआ है कि बताएं जी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कौन से हैं। अगर ये इंडिकेटर्स मौजूद होंगे फिर हम क्या करेंगे, हम इम्पेयरमेंट मेजरमेंट की तरफ जाएंगे, हम इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसको रीड कर लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं।
जी जनाब, ये क्लियर है। अच्छा जी, जब हमें लग गया पता, जब हमें पता लग गया कि हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट मौजूद हैं, तो हम फिर नंबर 2 पे क्या करेंगे? हम इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? ये मेरे पास इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा, हम वो इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट का मतलब क्या है कि हम निकालेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या होगा कि हमें उस डेट तक एसेट की कॉस्ट उसमें से हमें लेस करवानी होगी उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास कैरिंग वैल्यू जो है वो आनी चाहिए थी। और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट में हमें पता है कि हमने क्या लेनी है? 2 चीज़ें लेनी है। या तो हम लेंगे नंबर 1 के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, जो हमें गिवन होगी, इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट टू सेल कि हम कितने का बेच रहे हैं वो। फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल जो है लेस करवा देंगे, तो एक तो मेरे पास ये आ जाएगी। दूसरी हम क्या लेंगे? दूसरी हम इसमें से लेंगे, वो होगी जी मेरी वैल्यू इन यूज़। जो इन दोनों में से हायर अमाउंट होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? रिकवरेबल अमाउंट कहला रही होगी। अब वैल्यू इन यूज़ बेसिकली क्या होगा? वैल्यू इन यूज़ की अगर हम बात करें तो वैल्यू इन यूज़ का मतलब होगा कि जो हमारे पास एसेट है, अगर हम इसको ना बेचें, अगर हम इसको चलाते जाएं, तो जो इसको कैश फ्लोज हासिल होंगे, हमने क्या करनी होगी? हमने उन कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। क्या करनी होगी? हमें उन कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। वो हमारे लिए क्या होगा? वैल्यू इन यूज़। जैसे मेरे पास होगा, इसके लिए हमें जो वर्किंग टेबल बनाते हैं हम QMS सीख के, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे हम नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? रिमेंबर, नेट कैश फ्लो का मतलब होता है तो जो आउटफ्लो होता है ना हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास इनफ्लोज होते हैं उसमें से जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो लेस करवा के मेरे पास क्या आएंगे? नेट कैश फ्लो जो है वो आ रहे होंगे। फिर हम लेंगे यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो भी हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है और ईयर 5 है। इसमें कैश फ्लो होता है 1,00,000 रुपये का, इसमें कैश फ्लो होता है मुझे 1,20,000 रुपये का, इसमें कैश फ्लो मुझे होता है 1,50,000 रुपये का। अगर मैं कैश फ्लो को चलाता हूँ, इसमें मुझे कैश फ्लो होता है 70,000 रुपये का। और ईयर एंड पे मुझे कैश फ्लो जो है वो 1,10,000 रुपये का होता है। तो ये मेरे अगले 5 साल के, अगर मैं कैश फ्लो को नहीं बेचूँगा तो ये मेरे कैश फ्लोज होंगे। फिर डिस्काउंटिंग रेट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 10% है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये होगा जी 1
इंटू 1 प्लस आर उसकी पावर जो है 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा जी 1.10 रेज़ टू पावर -1 बिकॉज ईयर 1 है। यहाँ पे हो जाएगा 1.10 रेज़ टू पावर -2। यहाँ पे हो जाएगा 1.10 रेज़ टू पावर -3। यहाँ हो जाएगा 1.10 रेज़ टू पावर -4। यहाँ होगा 1.10 रेज़ टू पावर -5। आप इन फैक्टर्स को ज़रा सॉल्व करें तो बताएं क्या जवाब आता है। 1.1 रेज़ टू पावर -1 करेंगे, क्या जवाब आएगा। बताएं क्या जवाब आता है। .909। फिर 1.1 रेज़ टू पावर -2 करेंगे तो क्या जवाब आएगा। 0.826। फिर 1.1 रेज़ टू पावर -3 करें तो क्या जवाब आएगा। .751 इसका होगा 0.683। इसका क्या आंसर आएगा आखिरी वाले का। .621। ये आपके पास सारे डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए होंगे। अब आप इस कैश फ्लो को पकड़ेंगे, आप इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,00,000 को मल्टीप्लाई किया 0.909 से, क्या जवाब आएगा। ये होगा आपके पास 90,900। फिर 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.826 से, क्या जवाब आएगा। 9,120। फिर आएगा जी 1,50,000 मल्टीप्लाई किया 0.751 से, ये होगा हमारे पास 1,12,650। ये होगा हमारे पास 70,000 इंटू 0.683। ये आ जाएगा मेरे पास 4,7,810। और एंड पे अगर हम लेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621, ये हो जाएगा 68,310। आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो फ्यूचर के कैश फ्लोज आपको हैं, इसकी आज के दिन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब वो कितनी बनेगी। 90,900 प्लस 99,120 प्लस 112,650 प्लस 4,7,810 प्लस 6,8,310। ये बनेगी आपके पास 4,18,790। तो ये है आपकी वैल्यू इन यूज़ जो आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मतलब आपके पास ये चीज़ होती है, आपके पास कैश फ्लोज होंगे, आप उन कैश फ्लोज की जो पीवी है प्रेजेंट वैल्यू वो क्या करेंगे, आप वो कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट रेट का बड़ा फैक्टर होता है।
ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ये जो डिस्काउंट रेट है, हम ये डिस्काउंट कर रहे हैं, ये डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से या डिस्काउंट रेट डिक्रीज़ होने की वजह से प्रेजेंट वैल्यू पे क्या फ़र्क आएगा वो हमने देखना है। देखें, अभी सिंपल सी बात है, आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसके साथ ही मैं अगर इसको पैरेलली ड्रॉ करूं और यहाँ पे, मतलब ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डिस्काउंट रेट जो है वो हो जाए 15%, क्या हो जाए 15%, देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो पहले साल का आ जाएगा 1.15 रेस्ट पर -1, दूसरे का आ जाएगा 1.15 रेस्ट पर -3, तीसरे का आ जाएगा 1.15 रेस्ट पर -3, चौथे का आ जाएगा 1.15 रेस्ट पर -4, पाँचवें का आ जाएगा 1 रेस्ट पर -5। अब ज़रा मुझे बताएं इसको सॉल्व करके क्या फैक्टर्स आते हैं। ईयर 1 का होगा 0.869, ईयर 2 का क्या होगा 0.756, ईयर 3 का क्या होगा 0.657, ईयर 4 का क्या होगा 0.571, और ईयर 2 का क्या होगा 0.497। आगे डिस्काउंट फैक्टर्स, अब आप इस एक को पकड़ें, इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आएगा। पहले वाले का जवाब क्या आएगा 86900, दूसरे वाले का जवाब क्या आएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.756, 90720। तीसरे वाले का क्या जवाब आएगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 दिस 9.657 मल्टीप्लाई बाय 98550। फिर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751 मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा 39970। फिर 0.621 सॉरी 0.497 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000, ये बनेगा 54670। आप इसको जमा करें, सम कितना आएगा 370,810। अब आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने, कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाए तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो अगर पीवी डिक्रीज होगी आपकी, इसका मतलब क्या होगा, आपकी वैल्यू इन यूज़ में भी क्या होगी, कमी आ रही होगी। तो ये इसलिए
इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा तो डैट विल बी अ इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। तो ये आपने याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट का जो हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? पीवी के साथ। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पीवी कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा, पीवी हमारी क्या हो रही होगी? इंक्रीज़ हो रही होगी। और अगर पीवी कम होगी, वैल्यू इन यूज़ भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर हमें पता लग रहा है कि जी मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? मुझे लग गया पता कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या निकलेगा मेरा? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो क्या होगा? हमारा आ जाएगा। जब मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो फिर मैंने थर्ड पे क्या करनी होगी? इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है पास करनी होगी। तो दो चीज़ें हमारी हो गई है। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने क्या डिटरमिन करनी होती है? हमने रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। जब हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे नंबर 1 पे क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू, वो तो मुझे कैलकुलेट करनी आती है। नंबर 2 पे मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर 2 पे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। इसमें हम क्या लेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हम देखेंगे कि कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आएगा। तो कॉस्ट टू सेल में जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगे, लाइक कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट्स, जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो सारी हम लेस करवा रहे होंगे, या ये सारी इसमें आ रही होती हैं। अच्छा, एक होती है हमारी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। एक हमारी क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ साइड कॉस्ट, या एक होती है हमारी डीकमीशनिंग कॉस्ट। ये जो डीकमीशनिंग या रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होती है, रिमेंबर ये एज पर IAS 16 क्या होती है? हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। हम ये क्या करते हैं? हम इसको एज पर IAS 16 क्या करते हैं? जो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी होती है, जो डीकमीशनिंग कॉस्ट होती है, हम इसको IAS 16 का पार्ट जो है वो बना के बैठे होते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगी। इसके अलावा जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? वो इसमें हमारे पास आ रही होगी। फिर अगर हम वैल्यू इन यूज़ की बात करेंगे, तो वैल्यू इन यूज़ में हमने क्या लेना होता है? प्रेजेंट वैल्यू लेनी है किसकी? एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो की, जो उस एसेट में से आएंगे अगर हम उस एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये टेबल आपने ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है कि जब हम इस फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करेंगे, इनफ्लोज की, तो पहली बात है हमारे पास कौन से होने चाहिए? नेट कैश फ्लोज जो हैं वो होने चाहिए। अब इसमें क्या कुछ शामिल होना चाहिए? मतलब वो कैश फ्लो, वो पैसा जो हमें एसेट के कंटिन्यूस यूज़ से आएगा, वो इसका पार्ट बनेंगे। या कोई भी अमाउंट जो लाजमी होगी, जो हम एक्सपेंस करेंगे तो मेरा कैश फ्लो होगा, वो हम बीइंग एक्सपेंस लेस करवा रहे होंगे। और एंड पे ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जब आप 5 साल, 6 साल, 7 साल चला के जब आप उस एसेट को बेचेंगे, तो जो उसकी सेल प्रोसीड्स मिलेंगी आपको, जो आपको उसकी सेल प्रोसीड्स मिलेंगी, वो भी क्या होगा? आपका इनफ्लो शामिल होगा। तो वो भी हमने बीच में ऐड करना है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनेंगी, ये थ्योरेटिकली आपने याद रखना है। क्या? ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर हम इनफ्लोज या आउटफ्लोज पे कर रहे होते हैं, मतलब ये जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आएगा। ये जो इनकम टैक्स रिसीट्स होती हैं या इनकम टैक्स की पेमेंट्स वगैरह होती हैं, वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है। उसके अलावा जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो है, मतलब वो जिनकी अभी फ्यूचर कॉस्ट कमिट ही नहीं हुई, लग सकती है, वो भी नहीं आएंगे। फिर उसके अलावा अगर हम कोई एसेट की परफॉर्मेंस में
उसके अलावा वो तमाम एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो हमें पता है कि लगने हैं, मतलब जिससे एसेट की इम्प्रूवमेंट हो रही है, एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज हो रही है, तो वो इसमें नहीं आएंगे, बल्कि वो किसका पार्ट बनेंगे, हमारी IAS 16 का पार्ट बनेंगे। तो वो इसमें नहीं आ रही होंगे। ठीक है, तो वो इफ़ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो जाती है, डीकमीशनिंग कॉस्ट वगैरह हो जाती है, ये सारी IAS 16 के मुताबिक जाएंगी। इसका इम्पेक्ट कैश फ्लो में नहीं आएगा। और अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंटिंग जो है वो रिमेंबर हमने हमेशा प्री टैक्स रेट के ऊपर करनी होती है। इसके ऊपर जो मेरे पास प्री टैक्स रेट होगा, डिस्काउंटिंग हम हमेशा किस पे करेंगे, हम अपने प्री टैक्स रेट के ऊपर डिस्काउंट कर रहे होंगे। पेपर में अक्सर आपको उसने पोस्ट टैक्स रेट्स भी गिवन किए होते हैं, प्री टैक्स रेट भी गिवन किए होते हैं। हमने क्या लेने हैं, हमने प्री टैक्स रेट लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी होगी हम वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो रिमेंबर, टैक्स रेट कौन सा आएगा, प्री टैक्स रेट जो है वो हमारा आएगा। अब एक चीज़ आपने सिंपल याद रखनी है कि इनफ्लोज में क्या कुछ शामिल होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी अ पार्ट ऑफ इनफ्लो, व्हाट शुड बी अ पार्ट ऑफ आउटफ्लो, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टेबल जो है सफिशेंट है इस चीज़ को बताने के लिए कि दिस थिंग विल बी पार्ट ऑफ इनफ्लोज, दीज आर थिंग्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ इनफ्लो, ये पता होना चाहिए। अब आपने कर लिया जी, आपको लग गया जी मेरा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हो गया, आपको लग गया पता। अब जब इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो आपने इस इम्पेयरमेंट लॉस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो क्या है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो करना है। मतलब क्या हुआ, आपने अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पास करनी है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, अकाउंटिंग एंट्री की पास करें तो दो मेथड होते हैं। मेथड वन हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि जब मैं अपना अकाउंट जो है वो बुक वैल्यू के ऊपर मेंटेन करके बैठा हूँ। और मेथड टू हम उस वक़्त रिकॉर्ड करते हैं कि जब मेरा एसेट का अकाउंट जो है वो सेपरेट होता है, मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। एट दैट टाइम मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ये वाले मेथड पर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। देखिए, जब भी इम्पेयरमेंट होगी ना तो एंट्री के पास होगी हमारी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट जो है, सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, ये वाला अकाउंट है हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने अपने एसेट को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया होता है। दोनों मैं रिवर्स कर गया हूँ, स्विच कर गया हूँ। तो ये वाला अकाउंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम एसेट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करके बैठे होते हैं, और ये हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब हमने एसेट को उसकी बुक वैल्यू के ऊपर क्या किया होता है, रिकॉर्ड किया होता है। तो जो मेरे पास अगर नॉन रीवैल्यूड एसेट है, वो तमाम एसेट जो हमने किस पे रिकॉर्ड किए हुए थे, जो हमने कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किए हुए थे, अगर हम इनको इम्पेयरमेंट चार्ज कर रहे हैं और कॉस्ट पे है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होगा, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। और अगर बुक वैल्यू पे हैं तो जो एसेट अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट होगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे। जब हम ये एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री पास करने का मतलब क्या होगा, मेरा एसेट किसके ऊपर आ गया है, मेरा एसेट जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड हो गया। फिर बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करने के बाद हम इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करेंगे, डैट विल बी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और एसेट अकाउंट क्या होगा, मेरा क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमें कैसे चला पता हमें कौन सा एंट्री जो है वो पास करनी है। देखिए, अगर हम पेपर में सवाल कर रहे हैं ध्यान से, पेपर में आपको उसने कॉस्ट भी गिवन की हुई है और पेपर में उसने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन की है। इसका मतलब कॉस्ट का अकाउंट सेपरेट बन रहा है और डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो हम क्या बना रहे हैं, सेपरेट बना रहे हैं। तो सवाल पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। तो उसकी बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं हम वही एंट्री पास जो है कर रहे होंगे। क्या, इम्पेयरमेंट लॉस की
वही एंट्री पास होगी जो हम डेप्रिसिएशन की पास कर रहे होते हैं। क्या होगी एंट्री कि मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, जो मेरा एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है वो क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट। तो जिस तरह हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करके बैठे होते हैं, उसी वे में हम क्या करेंगे, हम एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को भी रिकॉर्ड करके जो है वो क्या होगा, हम वो बैठे होंगे। ठीक है, सेम उसी वे में, सेम उसी पैटर्न में, सेम उसी मेथड में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर हमारे पास रीवैल्यूड एसेट्स हैं, अगर मेरे पास रीवैल्यूड एसेट्स हैं, मतलब वो एसेट्स जिनका रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास मौजूद है, वो एसेट्स जिनका रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास अवेलेबल है, और उनकी अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो रही है तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद होगा हम डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करते थे, वो क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहले एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को चार्ज करेंगे जो आई है, डेबिट हम किसे करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को, और जो रिमेनिंग होगा वो किसको चार्ज हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। तो रिमेंबर, अगर मेरे पास रीवैल्यूड एसेट हैं तो जो भी कमी आई होगी हम वो किसको चार्ज करेंगे, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को चार्ज करेंगे। भाई ये मेरी क्या हो गई है, कमी हो गई है। और सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा उसको अमाउंट जाएगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो बैलेंसिंग अगर सारी के सारी एडजस्ट ना हो पाई तो वो किसको जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जा रही होगी। तो ये वाली एंट्री आप सिर्फ नाम चेंज कर दें, तो जो हमने डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री पास की थी, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की एंट्री पास की थी, ये वही एंट्री है हमारी, नाम बस चेंज है, एम्पेयरमेंट से रिप्लेस कर देंगे, एंट्री हमारी वही होगी। और अगर हमारे पास दूसरा मेथड है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, एसेट जो है आ, उसका सरप्लस डेबिट होगा, और इम्पेयरमेंट लॉस जो रिमेनिंग है वो किसको चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो रहा होगा। तो सेम एंट्री जो है वो हमने पास करनी होती है जो हम वहाँ पे सीख के आए हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या है और क्या एंट्री है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अभी जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे, तो हमें वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से फर्दर एंट्रीज जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, जो ये हम अकाउंटिंग टेस्ट करते हैं, अच्छा जी, जब हमारी इम्पेयरमेंट जो है वो हो गई, जब मेरी इम्पेयरमेंट जो है वो हो गई, मैंने क्या करना है, मेरे पास एसेट था, कैरिंग वैल्यू थी उसकी 1,00,000 रुपया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कितने से कैरिंग वैल्यू 1,00,000 रुपया, मैंने उसको 1,00,000 रुपये से उठा के किसके ऊपर लिख दिया है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 70,000। तो अब मैं अपने एसेट को किसके ऊपर लिख के बैठा हुआ हूँ, 70,000 पे, इस वैल्यू के ऊपर लिख के बैठा हुआ हूँ, मैं अपने एसेट को 70,000 पे लिख के बैठा हूँ। अब जब मैं इसको फ्यूचर में डेप्रीशिएट करूँगा तो रिमेंबर, जो उसकी रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ होगी उसके ऊपर डेप्रीशिएट किया जाएगा। किसके ऊपर, रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, हम एसेट को डेप्रीशिएट जो है वो कर रहे होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का ट्रीटमेंट, और इम्पेयरमेंट की फ्यूचर में डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है वो ज़रा हम बाद में डिस्कस आउट करते हैं, रिवर्सल क्या है और क्या नहीं, पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल से इम्पेयरमेंट ही करके फिर हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पे आएंगे,
और अगर आप इसकी समरी की बात करें इस पूरे स्टैंडर्ड की, तो क्या है, इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करती है कब, कि अगर हमारी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हम कहेंगे इम्पेयरमेंट जो है वो आ रही है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज़ जो इसमें से हायर होगी वो मेरी क्या कंसीडर होगी, रिकवरेबल अमाउंट। जब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होंगे, हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर्स होंगे और हमारे पास क्या होंगे, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होंगे। इंटरनल इंडिकेटर्स जो विद इन द बिजनेस हो रहे हैं, जैसे एसेट डैमेज हो जाना, एसेट का इस्तेमाल चेंज हो जाना, एसेट की परफॉर्मेंस वर्स हो जाना। एक्सटर्नल क्या है, मार्केट वैल्यू कम हो जाना, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाना, मार्केट का इफेक्ट कर जाना, ये सारे आपके आते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। और इम्पेयरमेंट चार्ज करने का तरीक़ेकार क्या होगा हमारे पास, कि कैरिंग वैल्यू और कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा। हम हमेशा अपने एसेट्स को रिकवरेबल अमाउंट पर लिखेंगे और हम उसको रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ जो है उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, उसको डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे। दैट वाज ऑल अबाउट इम्पेयरमेंट। अब हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए हैं, हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डिस्कस करके हम पास्ट पे अप्लाई करके मूव करेंगे, ताकि हमारी इम्पेयरमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाए। और देन विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट एंड स्मॉल एरिया विच इज़ वेरी वेरी कंपैरेटिवली ईजी एरिया, दैट इज़ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में मूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में, ताकि हमारी एक अच्छी सवाल अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देन विल मूव टुवर्ड्स द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।